नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार आप लोग पुनः आ चुके हो दीपक लक्ष्य अब चैनल के ऊपर। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके मध्य में फिर से लेकर के उपस्थित हैं भाषा विज्ञान प्रकरण को, जिसके अंतर्गत हम सभी हिंदी की प्रमुख बोलियां, अपभ्रंश भाषाएं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, लिपि देवनागरी इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कोई पहली बार चैनल के ऊपर आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। सेशन को एक बार लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ में। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्ध मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राचट अपभ्रंश से। आप सभी लोगों को अपना आंसर करना है फटाफट से। तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो राइट होगा। यानी भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है किससे? मागधी अपभ्रंश से। हम लोग जो है आगे देखते हैं अन्य अपभ्रंश भाषाओं से उत्पन्न बोली कौन कौन सी हैं। तो मागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी निकली है यानी अर्धमागधी से, और मागधी से भोजपुरी, मगही, मैथिली बोली निकली है। शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी निकली है। ब्राचट से सिंधी निकली है। पैसाची से लहंदा और पंजाबी निकली है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी। तो मगही किस उपभाषा की बोली है? आप सभी को अपना उत्तर देना है इस क्वेश्चन के लिए। आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा। यानी क्या है? मगही ये बिहारी उपभाषा की बोली है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीन प्रमुख बोलियां आती हैं। राजस्थानी की बोलियां हैं जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है एकाक्षरी से? सेमेटिक, हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। कौन सा होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 217। आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा। यानी कि एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जबकि सेमेटिक, हेमेटिक परिवार, काकेशियन परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार यह संगत है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन हैं? ब्लूमफील्ड, जेस्पर्सन, सोस्यूर, ग्लीसन। कौन है आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक? तो आप सब अपना उत्तर दे रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, तो राइट होगा। अर्थात सोस्यूर जो हैं आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक माने गए हैं। फिर सोस्यूर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। क्या नाम है? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली। किसका संबंध है अपभ्रंश की पैशाची बोली से? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प सी, यानी कि पंजाबी, तो राइट होगा। इसका संबंध है पैशाची बोली से। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं अपभ्रंश की और उससे उत्पन्न बोलियां। शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी निकली है, शौरसेनी से गुजराती निकली है और मागधी से बिहारी हिंदी निकली है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गयल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? भोजपुरी भूतकालिक, अवधी वर्तमानकालिक, ब्रजभाषा भूतकालिक, बुंदेली भविष्यकालिक। गैल और भैल। क्वेश्चन नंबर 220। आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प ए, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी गैल और भैल ये भोजपुरी बोली के भूतकालिक
क्रियाएं हैं। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। रीवा, सतना, शहडोल या बघेली का क्षेत्र है। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। कौन सा इसका सही उत्तर होगा आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 221 आपके सामने है। आपका उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो ये आपका सही जवाब है, लेकिन ये बात इसकी गलत है। क्या है, राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची से नहीं हुआ है। और रीवा, सतना, शहडोल ये बघेली का क्षेत्र है, सही है। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ स्वर खड़ी के नाम से जाना गया, ठीक है। और खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी भी है, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर आगे हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ, तो इसका सही उत्तर क्या है, राजस्थानी उपभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला है, निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है। प्राकृत, पाल, अपभ्रंश, अवहट, पाली प्राकृत, अवहट, अपभ्रंश, प्राकृत, पाल, अवहट, अपभ्रंश, पाली प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। क्वेश्चन नंबर 222 कौन सा है इसका सही उत्तर। आप लोगों को अपना जवाब देना है फटाफट से। तो इसका उत्तर आप लोगों का आ रहा विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा। अर्थात पाली प्राकृत अपभ्रंश ये जो है भाषा का विकास क्रम बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इसका समय हम लोग देखते हैं कब से कब तक है। तो पाली का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अवहट्ट का समय है 500 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। 11वीं से लेकर 14वीं सदी के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिषर ठाकुर ने अपनी वर्ण रत्नाकर रचना में किया है। अवहट्ट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है। किसने? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी किसे कहा है? अवहट्ट को। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी हिंदी, पंजाबी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। क्या होगा इसका उत्तर? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा। ये जो है पंजाबी क्या है, हिंदी की उपभाषा नहीं है। और राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी ये सब हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा। जो बघेली है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। और ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी ये सब दक्षिणी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने की प्रमुख बोलियां हैं। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? कौरवी, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली आदि। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द हैं? द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, सामी हामी परिवार, चीनी तिब्बती परिवार। क्वेश्चन नंबर 225 आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा। यानी कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ ये सब जो है द्रविड़ भाषा परिवार से
हिंदी में आए हुए शब्द हैं। इस भाषा परिवार के अंतर्गत जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं आती हैं। इसमें भी तमिल सबसे पुरानी है और उसे शास्त्रीय भाषा भी माना जाता है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी गोपालाचारी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा विकल्प बी, महात्मा गांधी। तो बिल्कुल ठीक जवाब आपका माना जाएगा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। इसकी स्थापना 1936 में हुई है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना, देश विदेश में हिंदी का प्रचार प्रसार करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, देवनागरी, देवागिरी, देवगिरी। तो आप सभी लोग जानते हैं हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, देवनागरी लिपि में। हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली 4-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ है, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि अक्षरिक लिपि है और देवनागरी की वर्णमाला का क्रम कैसा है? वैज्ञानिक माना जाता है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर AFR हार्नले, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प सी। तो राइट माना जाएगा। क्या है उत्तर आपका? डॉक्टर AFR हार्नले ने सर्वप्रथम भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया है। फिर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। कौन कौन से? सबसे पहले पूर्वी गौड़ियन, इसमें पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया रखा है। पश्चिमी गौड़ियन है, फिर इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी को रखा है। फिर है उत्तरी गौड़ियन, इसमें गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी है। दक्षिणी गौड़ियन, इसमें मराठी है। डॉक्टर हार्नले के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे भीतरी आर्य कहलाए और जो चारों ओर फैले हुए थे वो बाहरी आर्य कहलाए थे। उसके बाद में फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो भी से कौन सी ध्वनियाँ हिंदी में आ मिली हैं? का, खा, गा, जाफा, का, खा, गा, जाफा, का, खा, गा, जाफा, का, खा, गा, जाफा। तो मध्यकाल में फारसी यानी कि अरबी, तुर्की, पश्तो भी से कौन सी ध्वनियाँ हिंदी में आ मिली हैं? का, खा, गा, जा और फा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं। इनमें से जो विशेषता गलत है उसे आपको बताना है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। कौन सा उत्तर आप लोगों का सही होगा फटाफट से बताना है। क्वेश्चन नंबर 230 आपके सामने है। आपका उत्तर आ रहा विकल्प बी, तो बिल्कुल सटीक होगा, यानी भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, सही है।
भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, सही है, क्योंकि वो समाज में सीखी जाती है और बदलती रहती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी सही है। जिसको नहीं आता है भाषा तो वो क्या है, अनुकरण नकल करके दूसरे से धीरे धीरे सीख जाता है। चलिए और भाषा की क्या विशेषताएं हम लोग देखते हैं। यानी सामाजिक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है, परिवर्तनशील है, उसका स्वरूप सदैव एक ही सा नहीं रहता है, भाषा परंपरागत होती है, ये सब क्या है। भाषा का प्रवाह विच्छिन्न और नैसर्गिक होता है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा सार्वजनिक संपत्ति है, भाव संप्रेषण का सर्वोत्तम साधन होती है। भाषा की प्रवृत्ति कठिन से सरल की ओर होती है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं। ये कई सारी विशेषताएं हैं भाषा की जो है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं। संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को किसे कहते हैं टकसाली भाषा। तो इसके लिए आप सभी अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प ए, तो राइट होगा, अर्थात संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ है, तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी गुजरात राज्य में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। फिर सर्वप्रथम गुजरात के राजा जयभट्ट के 7वीं और 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में क्या होता है, देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर बी.वी. गिरि ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी.डी. जत्ती ने। कौन सा सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 233 आपके सामने है। तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, विकल्प बी तो ठीक होगा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था। आगे बढ़ेंगे। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। चलिए देखते हैं कौन है इसके रचनाकार। हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है, इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प सी, अर्थात किशोरीदास वाजपेयी। तो आप लोगों का उत्तर जो है बिल्कुल ठीक माना जाएगा, यानी विकल्प सी आपका राइट आंसर है। हिंदी शब्दानुशासन रचना किशोरीदास वाजपेयी जी की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी शब्दानुशासन 1957 ईस्वी में प्रकाशित है। ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। 1920 में कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ। पंडित किशोरीदास वाजपेयी कृत हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान से सम्बलित हिंदी का व्याकरण है। ब्रजभाषा व्याकरण 1943 ईस्वी, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी। वाजपेयी जी के अन्य व्याकरण के प्रमुख ग्रंथ हैं। हेमचंद्र का शब्दानुशासन ये व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है। उसके बाद में हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रिम नियम का संबंध किससे है।
स्वनिम विज्ञान से, बोली विज्ञान से, अर्थ विज्ञान से, कोश विज्ञान से ग्रिम नियम का संबंध किससे है? आप लोगों को फटाफट से अपना उत्तर करना है। तो इसका आप लोग जवाब दे रहे हो विकल्प ए तो ठीक होगा, यानी ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान से। हम लोग बढ़ते हैं ग्रिम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से है, अर्थात ध्वनि विज्ञान से है। इसके प्रवर्तक जर्मन भाषा के विद्वान याकोब ग्रिम हैं। ये 1882 में प्रकाश में आया और इस नियम का संबंध भारोपीय परिवार से है, जो जर्मन भाषा परिवार के बलाघात नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? रूप रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प सी तो राइट होगा, अर्थात भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? इतिहास को माना जाता है। फिर उसके बाद में भाषाओं के यानी वर्गीकरण को देखते हैं हम लोग। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण को जो है विश्व भाषाओं के परिवारों में बांटा जाता है, जिसका मुख्य आधार इतिहासबद्ध होता है। और जो हिंदी आपकी है ये भारोपी परिवार की भाषा है। विश्व भाषा परिवार, भारोपी परिवार अर्थात भारत और यूरोपी, द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, चीनी या एकाक्षरी परिवार, बुरशस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, सामी हामी परिवार, काकेशियन परिवार, बुशमैन परिवार इत्यादि प्रमुख हैं। भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, नागरी अपभ्रंश, मागधी। कौन सा सही उत्तर है इस क्वेश्चन का? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प ए तो ठीक होगा, हरियाणवी या बांगरू बोली का विकास पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। यह बोली हरियाणा तथा दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा की अन्य बोलियां हैं, जबकि अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी है, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली आती है। मागधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी हिंदी है, जिसकी बोली भोजपुरी, मगही और मैथिली हैं। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्वालियर की बोली है, देखते हैं कौन सी है? बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। ग्वालियर की बोली कौन सी है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प ए यानी कि बुंदेली तो राइट जवाब माना जाएगा। ग्वालियर की बोली कौन सी है? बुंदेली। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यह बोली जो है उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, मध्य प्रदेश के ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दामोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, भोपाल में भी बोली जाती है। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पैसाची। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आपका उत्तर है विकल्प सी, शौरसेनी। और इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। कौरवी इसको खड़ी बोली कहते हैं, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी यही शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली इसकी 5 प्रमुख बोलियां हैं। फिर
उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाग? बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। कौन सा सही उत्तर है इसका? क्वेश्चन नंबर 240 आपके सामने है। आपका जवाब आ रहा विकल्प बी यानी पूर्वी हिंदी, तो राइट होगा। छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी की शाखा के अंतर्गत आती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुम्हिलाए हो, गंगा जमुना बिच रेती परत है, कैसे कै रचों बियाह रे। उक्त गीत जो है किस बोली का है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी। ये गीत किस बोली का है आप सभी लोगों को बताना है विद्यार्थियों। तो इसके लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो राइट होगा, अर्थात ये गीत आपका अवधी बोली का है। अवधी जो बोली है ये है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और इसके अंतर्गत 3 प्रमुख बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिन किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिन किसको कहा जाता है? तो आप सभी अपना उत्तर दिए इस क्वेश्चन के लिए। विकल्प ए तो बिल्कुल सही होगा, यानी हिंदी का पाणिन किसको कहते हैं? कामता प्रसाद गुरु जी को। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रज भाषा का व्याकरण को हिंदी व्याकरणों का व्याकरण कहा है। क्या कहा है? हिंदी व्याकरणों का व्याकरण किसको? ब्रजभाषा व्याकरण को। किसकी रचना है? कामता प्रसाद गुरु की। कहा किसने है? अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी ने। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही होगा। भाषा की प्रकृति कैसी होती है? जटिलता से सरलता की ओर, यानी पहले जब सीखते हैं तो जटिल लगती है और बाद में जब हम धीरे धीरे सीख जाते हैं तो वो सरल लगने लगती है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रत्येक भाषा का ये लक्षण है। क्या लक्षण है? कि भाषा सदैव कठिनता से सरलता, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर प्रवाहित होती है। भाषा भावों और विचारों की वाहिका होती है। अपने इसी गुण के कारण उसका निरंतर विस्तार और विकास होता रहता है। फिर आपका क्वेश्चन है, अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प डी, तो सही होगा, अर्थात अंगिका यह किस राज्य की बोली है? बिहार राज्य की। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। बिहार प्रांत में भागलपुर के निकटवर्ती प्रदेश का नाम अंग है, जिसकी राजधानी चंपा थी, जिसका आधुनिक नाम चंपारण है। यहाँ पर बोली जाने वाली बोली कैसी है? उसी का नाम है अंगिका। बिहार में बोली जाने वाली अन्य बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। इन चारों बोलियों को एक वर्ग मानकर इससे बिहारी हिंदी का नाम दिया गया है।
फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी का, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ब्रज, मैथिली, अवधी, भोजपुरी। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? तो त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपबोली में है? आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प बी मैथिली, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अन्य उपभाषा मैथिली में है। वासुदेव सिंह को त्रिलोचन शास्त्री के नाम से जाना जाता है। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रमुख कवि हैं। उनकी कृति है धरती, दिगंत, ताप के तापे हुए दिन आदि। फिर अगला है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि प्रयोग करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीत कुमार चटर्जी, विनोबा भावे। तो आप सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे, कई बार ये क्वेश्चन हमने आपके समक्ष रखा है। आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, तो राइट होगा। यानी सुनीत कुमार चटर्जी जी जो हैं ये देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के स्वीकार करने का सुझाव देते हैं। फिर जो है आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, उकार बहुला बोली मानी जाती है कौन सी? अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इनमें से विद्यार्थियों जो उकार बहुला बोली मानी जाती है उसका नाम है विकल्प डी छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, उदासीन आकार बहुला तथा भोजपुरी जो है वो इकार बहुला बोली है। तो विद्यार्थियों आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने भाषा बोली प्रकरण पर महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखा जाना समझा। हमें पूरी उम्मीद है ये सेशन आपके लिए और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। यही आपका प्यार हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, मनोबल बढ़ाता है, ताकि हम लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। मिलते हैं हम आप सभी को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।